नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं आशुतोष देवांगन जी, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और उन्होंने आरआरबी क्लर्क 2023 एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया। चलिए सीधी बात करते हैं आशुतोष से और जानते हैं उनकी कहानी। वेलकम आशुतोष और बहुत ढेर सारी बधाई। थैंक यू मैम, थैंक यू। आशुतोष थोड़ा सा अपने बारे में बताएं सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो प्रिविलेज है मैम कि मैं गौरव गर्ग सर के ये चैनल पे आ रहा हूँ। मैम एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ महासमुंद, जो कि छत्तीसगढ़ में है मैम। रायपुर से 55 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और मैम ये मैंने आरआरबी क्लर्क क्लियर किया है मैम, जो कि आई थिंक ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट पे मैंने प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया था, उसके बाद प्री क्वालिफाई हुआ, फिर मेंस क्वालिफाई हुआ। लास्ट ईयर कुछ मार्क्स से रह गया था मेंस, तो इस साल फाइनली वो क्वालिफाई हो गया मैं। आशुतोष आपका बैकग्राउंड क्या है, कैसा रहा है अभी तक? एक्चुअली मैम मैं सिविल इंजीनियर हूँ मैम। मैंने ये ग्रेजुएशन तो 2018 में ही कर ली थी, पर एक्चुअली मैं कुछ दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जैसे कि रेलवे एसएससी वगैरह। तो फिर उसमें काफ़ी अनसर्टेनिटी दिखी मुझे। तो फिर मेरी मदर ने सजेस्ट किया कि बैंकिंग को क्यों नहीं ट्राई करते, क्योंकि मेरे फादर भी एक बैंकर ही हैं। तो फिर मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री पे स्विच किया। उसके बाद से मैम मैंने बैंकिंग पे ही टोटल फोकस किया। तो फाइनली मैम सक्सेस हुआ हूँ मैं। आशुतोष, एक कठिन डिसीजन होता है जब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, वो टोटली डिफरेंट करियर है। उसके बाद फिर बैंक की तरफ आना, क्या ये टफ डिसीजन था या फिर इट वाज इजी फॉर यू टू प्रिपेयर? मैम एक हिसाब से किसी के लिए भी एक टफ डिसीजन होता है, क्योंकि अपनी एक जो कोर फील्ड होती है उस पर अगर आपको कम अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको छोड़ के आना एक डेफिनेटली एक टफ डिसीजन है। पर एक्चुअली मेरा एक बैकग्राउंड ही ऐसा बैंकिंग से रिलेटेड है, तो मैं फिर भी मानूंगा कि मुझे तो उतनी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मैं बचपन से ये बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज होते थे घर पे तो उससे काफी मैं फेमिलियर था। तो उतना ज्यादा मुझे तकलीफ तो नहीं बोलूंगा, पर होता है मतलब कि अगर आप अपना कोर फील्ड छोड़ के अगर आप आ रहे हैं। तो आशुतोष, जब और फील्ड छोड़ के आए, तैयारी कैसे की? चलिए मैम, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो करंट अफेयर्स की मैं बात करूंगा कि सबसे पहले तो मैम मैं ये करता था करंट अफेयर्स में कि खुद से ऐसा पढ़ के अपने नोट्स बनाता था। तो उसमें मैम ये नहीं हो पाता था मुझे कि क्या चीज़ मुझे लिख मतलब क्या चीज़ मुझे नोट करना है, मतलब क्या चीज़ मुझे लर्न करना है उसमें, और क्या चीज़ छोड़ना है। तो पहले ये होता था कि मैंने सब चीज़ ही मतलब जो भी आर्टिकल है उसमें एवरीथिंग मतलब मैक्सिमम चीज़ ही मैंने नोट कर ली, लास्ट में ऐसा पता चल रहा है। तो वो जो होता था मैम रिवीजन के टाइम में काफी बड़ा टास्क हो जाता था। तो उसके बाद मैम लास्ट ईयर जब मेरा कोई सा भी मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, तो मैंने ये एनालाइज किया कि मतलब क्या रीजन क्या हो सकती है, मतलब ये जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने कुछ एनालाइज किया और मैंने यही देखा कि जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है करंट अफेयर्स का, उस पे ही मतलब मैं ये जो गैप है वो काफी इजिली फिल कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने काफी इधर उधर सर्च किया, तो फिर गौरव गर्ग सर का मैंने मैम यूट्यूब में एक छोटा सा क्लिप देखा था। तो जिसमें वो आई थिंक वीडियो 45 सेकेंड्स का ही रहा होगा। और वो वीडियो देखा तो सर ने वो जो कॉन्सेप्ट था वो इतना अच्छे से समझाया कि मेरे को लगा नहीं ये काफी अच्छा है। तो फिर मैंने मैम वो जाके फिर परचेज किया। और फर्स्ट टाइम मैंने उनका वीडियो देखा, बजट का वीडियो। आज तक मुझे बजट समझ नहीं आया था, फर्स्ट टाइम 2022 का बजट समझ आया। उसके बाद से मैम मैंने एक ही सोर्स फॉलो किया फिर। और उसके बाद मैम फिलहाल अब वो जो गैप था लास्ट ईयर का वो फाइनली फिल हो गया, और आज सक्सेस आज सेलेक्टेड हूँ मैम मैं। यानी कि गौरव सर का आपकी जर्नी पे काफी अहम रोल रहा है, काफी इम्पैक्ट रहा है। यस मैम डेफिनेटली, क्योंकि मैम लास्ट ईयर मैंने सर को मैसेज किया था कि लास्ट ईयर मेरा करीब 8 मार्क्स के आसपास ही आए थे, और इस साल 22 है। तो अगर वो जो 8 से 22 का डिफरेंस अगर इस साल भी अगर फिल नहीं होता तो वापस फिर वो कट ऑफ से नीचे ही हो जाता ना। आशुतोष, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, उसके बाद आप बैंक की तरफ आए। पिछले साल कुछ कमियां रह गई थी, किस तरीके से एनालाइज किया, क्योंकि एनालाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम जैसा कि आपका कोई भी एग्जाम हो रहा है उसका आप स्कोर कार्ड अगर देखते हैं, तो मैंने ये देखा कि जैसे रीजनिंग हुआ, तो अगर रीजनिंग में मुझे अगर 40 में से 35 या 30 मार्क्स मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली है कि सामने वाला अगर कोई और स्टूडेंट्स है तो वो भी 30-35 ला सकता है। पर ये केस जनरल नॉलेज पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि आपको
अगर वो क्वेश्चन देखते हुए आपके माइंड में स्ट्राइक किया तो वो आपका एक क्वेश्चन बन गया। तो ये आई थिंक आपको एक बाकियों से एक मार्जिन दिलाता है। तो मैंने ये सोचा मैम, क्योंकि आप अगर रीजनिंग हो या क्वांट हो, आपको उस पर टाइम अपना देना पड़ेगा, और बाकी सब भी उसी लेवल पे ही परफॉर्म करेंगे। पर ये जो डिफरेंस बनाएगा वो आपका जनरल नॉलेज ही बनाएगा। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे तैयार करना है? आई थिंक मैम सबसे पहले तो मैं बोलूंगा मैम कि एक सोर्स फॉलो करना चाहिए, कोई भी हो। अगर आप और सबसे पहली बात मैम, पर्सनली मैं जो प्रिफर करता था वो रिकॉर्डेड वीडियोस ही प्रिफर करता था, क्योंकि आज के डेट में मल्टीपल लाइव वीडियोस आते हैं करंट अफेयर्स में। और मुझे नहीं लगता कि लाइव वीडियोस सही होते हैं करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि मोस्टली अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं या क्वांट पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें आपको डाउट आए तो आप तुरंत लाइव क्लास में पूछ लें। पर करंट अफेयर्स में कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको डाउट पूछना पड़ेगा, जनरली नहीं होता। तो मुझे ये लगता है कि जो रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं वो काफी आपका टाइम सेव करते हैं। प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स में क्या चीज आपको नहीं पढ़ना है। तो आप जबरदस्ती का अगर कुछ चीज, अगर आर्टिकल है तो उसमें आप सब चीज अगर याद करके जा रहे हैं जो कि एग्जाम से रिलेवेंट ही नहीं, तो वो आई थिंक आपका स्पेस, अगर आपके माइंड का स्पेस खाएगी और आप कुछ भी उससे गेन नहीं होगा। तो ये चीज मैंने आज ही, जैसे मैम मैं आज पढ़ रहा था तो 10 बैंकों के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की लिस्ट आई। तो अगर डेफिनेटली अगर मैं उसको अपने से पढ़ रहा होता तो वो 10 बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के नाम मैं याद करता। पर गौरव गर्ग सर ने बोला कि ये आएगा ही नहीं, आप इसे छोड़ सकते हैं। तो मैम वहां पे ही आपका एक सिलेबस 50% रिड्यूस हो गया। तो ये एक फायदा होता है मैम। प्लस लाइव वीडियोस में मैंने ये देखा है जनरली कि अगर लाइव वीडियो स्टार्ट हुआ तो पहले माइक टेस्टिंग होगा, फिर गुड मॉर्निंग विशेष विशेष, ऐसा करते करते 15 मिनट स्टार्टिंग के ऐसे ही चले जाते हैं। उतने देर में सर के वीडियो ही खत्म हो जाता है। तो ये एक फायदा लगा मुझे। आशुतोष, जो और स्टूडेंट्स हैं अलग अलग सेक्शंस को कैसे प्रिपेयर करें, रिवीजन कैसे करें? आई थिंक मैम रिवीजन का ये है कि मैम सबसे पहले अगर आप करंट अफेयर्स को, अगर आप आपको अगर उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट का बैकग्राउंड नहीं पता है, तो आप उसको कितने बार भी रिवाइज कर लीजिए, आप वो भूल ही जाएंगे। पर अगर जो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो गया तो आपके 2-3 बार अगर रिवाइज करते हैं, एक आपका पहले आपने पढ़ा उसके बाद एक वीकली रिवाइज कर लीजिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है तो मंथली रिवाइज कर लीजिए। वो आई थिंक ये बेस्ट स्ट्रेटेजी होता है। और ये नहीं होना चाहिए मैम कि मतलब 10 दिन पहले ही आपने स्टार्ट किया, स्पेशली अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है कि मतलब 10 दिन पहले आप उतने अच्छे से प्रिपेयर हो पाए कि जो आप डेली प्रिपेयर कर रहे हैं। आशुतोष, रिवीजन नोट मेकिंग कितना अहम है पूरे एग्जामिनेशन में? मैम आई थिंक नोट मेकिंग इज की, क्योंकि उसमें आपको ये पता चलता है कि मतलब आपने जो खुद की हैंडराइटिंग लिखी होती है तो आपके एग्जाम में ही स्ट्राइक करता है कि हाँ मैंने यहाँ पे ये इस चीज को लिखा हुआ है या फिर मैंने इस चीज को पढ़ा हुआ है। तो अगर आप नोट मेकिंग भी कर रहे हैं तो आपको वीडियोस वीडियोस देख के अगर आप नोट मेकिंग कर रहे हैं तो वो बेस्ट मानता हूँ मैम, क्योंकि आपको वो एग्जाम पे वहीं पे स्ट्राइक होता है कि हाँ आपने ये चीज लिखा हुआ है, और आपके खुद के हैंडराइटिंग में रहता है तो काफी इजी पड़ जाता है रिवाइज करने के लिए, इंस्टेड ऑफ पीडीएफ्स जो कि आपको डिजिटली आपको बार बार स्वाइप करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो उसमें आपका टाइम भी जाता है। तो आई थिंक खुद के जो नोट्स होते हैं उसमें काफी फैमिलियरिटी आती है। अगर आपको प्रिपरेशन डेज में ले चले तो कैसे दिनचर्या होती थी एक एस्पिरेंट की? मैम स्टार्टिंग मैम वही एक एक रूम में अ, एक रूम में बैठ गए और बस स्टार्ट किया करंट अफेयर से। उसके बाद वही मैम, उसके बाद नहाए धोए, उसके बाद फिर से मैम वही क्लासेस ही क्लासेस, बीच में खाना खा लिया, और उसके बाद मैम मतलब दिन पूरा बीत जाता था मैम एक कमरे के कोने में। आशुतोष, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। लेकिन मॉक टेस्ट की जब भी हम बात करते हैं, इट इज, कभी कई बार होता है कि हम एक ही क्वेश्चंस को, एक ही तरीके के पैटर्न को लगाते लगाते एक सैचुरेशन आ जाता है। उस सैचुरेशन से कैसे आगे बढ़े? ठीक मैम, यहाँ पे आपको मॉक्स मॉक्स अगर आप लगाते हैं तो सबसे पहले आपको एक बेस्ट अप्रोच पता होना चाहिए कि किसी चीज को कैसे करना है आपको। और मैं ये बोलूंगा मैम कि अगर आप एक ही तरीके के अगर मॉक लगाते हैं, जैसे कि सपोज आप सेक्शनल मॉक्स ही लगा रहे हैं,
या फिर रीजनिंग के ही मॉक्स लगा रहे हैं या फिर डायरेक्ट क्वांट के ही मॉक्स लगा रहे हैं, तो इससे बेटर है कि अगर आपको उस टाइम फुल मॉक्स देने का मन नहीं कर रहा तो आप सेक्शनल मॉक्स दीजिए। तो उससे अगर आपको उससे आपका थोड़े डिफरेंट मतलब माइंड डाइवर्ट होगा। अगर आपको एक ही तरीके के अगर आप देते रहेंगे, एक ही मतलब आप रीजनिंग ही पढ़ते रहे या फिर आप क्वांट ही पढ़ते रहे, तो उस पर आपका माइंड इतना काम करना बंद कर देगा। सब्जेक्ट स्विच अगर आप करते हैं तो वापस आपका फोकस बढ़ता है, तो उससे काफी बेनिफिट मिलता है। आशुतोष, 3 ऐसी बातें जो आपको लगता है इस बार आपके सक्सेस के पीछे सबसे अहम रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोलूंगा मैम, फोकस। मैंने अपने फोन के पूरे नोटिफिकेशंस बंद कर रखे हैं, जो एक भी नोटिफिकेशंस नहीं आते। प्लस मैंने इंस्टाग्राम वगैरह से मैंने अपनी आईडी डिलीट कर दी है। तो ये आई थिंक ये बेस्ट तरीका है कि आज के डेट में अगर आपको फोकस्ड रहना है, तो अगर आपको कुछ जनरली इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो आई थिंक टेलीग्राम मोर देन इनफ है। अगर आपको स्टडी रिलेटेड कुछ चाहिए या फिर आपको कुछ और भी चाहिए तो आप ट्विटर पे आ सकते हैं, उस पर उतना ज्यादा कुछ रहता नहीं है। और मैम मैं कहना चाहूंगा मैम, डेडिकेशन होना चाहिए मैम। काफी मतलब मैम, ऑलरेडी मुझे 3 से 4 साल हो गए थे क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन किए हुए, तो डेस्परेटली मुझे एक जरूरत थी जॉब की। तो ये आई थिंक ये भी एक आपसे करवाती है कि नहीं मुझे अब करना ही है, इसके सिवा मुझे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आशुतोष, आपने बताया कि काफी टाइम से आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद फिर आपने सोचा कि आरआरबी में आते हैं। आप कभी ये लगा कि अगर नहीं तो क्या? मैम ऐसा लगा तो था मैम, पर इसके सिवा मुझे ऐसा लगा कि उस टाइम कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्योंकि क्योंकि मुझे ऐसा एक बार लगा था कि मतलब अगर नहीं हुआ तो क्या ऐसा प्राइवेट इंडस्ट्री कोई ज्वाइन कर पाएंगे। तो पर मेरे पास ऐसा मतलब लगा, मतलब और कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मतलब मैं प्राइवेट में भी जाना नहीं चाहता था। तो मतलब ऐसा लगा नहीं और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा ये जो भी हो। आशुतोष, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ कैसे तैयार करें? आई थिंक मैम, प्रीलिम्स और मेंस कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि आपका मेंस में जो अलग होगा वो सिर्फ आपका करंट अफेयर्स अलग होगा। क्योंकि आपको जो चीज आपका प्रीलिम्स में आएगी, प्रीलिम्स में आपसे स्पीड स्पीड मांगी जाएगी, और मेंस में आपके कॉन्सेप्ट मांगे जाएंगे। तो ऑलरेडी अगर आपके जैसे एक साथ ही तैयारी कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको कई लोग को मैंने देखा है मैम कि ये पूछते हैं कि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा तो क्या मैं मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं। ये बिल्कुल ही गलत स्ट्रेटेजी है ये। क्योंकि आपको क्योंकि वो राइट टाइम है ही नहीं मेंस की प्रिपरेशन करने का। मेंस की प्रिपरेशन करने का राइट टाइम ये है कि जब आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, तब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो जाके आपको वहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील करेंगे और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। क्योंकि एक बार अगर नोटिफिकेशन आ गया तो आप प्री की तैयारी स्टार्ट करना चालू कर देंगे, और उसका प्री का रिजल्ट आया तो मुश्किल से 15 दिन ही बचते हैं आपके मेंस के लिए। तो उस टाइम आपको रिवीजन की जरूरत होती है, और वो भी मोस्टली करंट अफेयर्स की। आशुतोष, कोई अहम बात जो आपको लगता है आप अपनी जर्नी से आप सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे? मैम यही बोलना चाहूंगा कि मैम अगर कोई भी अगर स्टार्ट कर रहा है तो एक सोर्स फॉलो कीजिए और एक जेन्युइन सोर्स फॉलो कीजिए। क्योंकि मैंने देखा है मैम, आज की डेट में यूट्यूब में व्यूज के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, और मैंने बहुत जगह देखा है कि वो मिसगाइड कर रहे हैं। तो आई थिंक मैं ये कहना चाहूंगा कि एक जेन्युइन सोर्स और एक सोर्स फॉलो करें, कोई भी हो। और वो जो आपका जो एडुकेटर बोल रहा है, आप उसे ही फॉलो कीजिए, और मतलब मल्टीपल सोर्सेस से बचें। एक सोर्स फॉलो कीजिए तो आई थिंक जल्दी सक्सेस मिलेगी। क्योंकि ये मैंने खुद फील किया हुआ है। मैंने भी 2-3 ऐसा स्टार्ट किया, तो आई थिंक ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं। थैंक यू आशुतोष फॉर जॉइनिंग अस। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू मैम, थैंक यू।